Hello everyone, this is Imran. Welcome to the channel Usmani Classes. पुष्पराज झुकेगा नहीं, ये एक मूवी का डायलॉग है फेमस, जो कि आजकल प्रचलन में है। मूवी का नाम पुष्पराज ही है। अब इस मूवी में है क्या? इस मूवी में तस्करी भी किसकी? लाल चंदन। अब लाल चंदन की तस्करी ऐसा भी क्या है उसमें कि एक मूवी बना दी गई उसके ऊपर। तो उसको जानने से पहले उस चंदन के वृक्ष की ज्योग्राफिकल, जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन में जो वो उगता है या उसके वन है, उसके बारे में जानते हैं। तो वो मिलता कहाँ है? वो मिलता है दक्षिण भारत में, पूर्वी तट पर, पूर्वी घाट पर। पूर्वी घाट जानने से पहले आज हमारा टॉपिक यही है भूगोल में, पूर्वी घाट। उससे पहले हमने स्टार्ट किया था पश्चिमी घाट। इतने बड़े लेवल पे क्या तस्करी हो रही है चंदन के उस वृक्ष की, जो कि लाल चंदन के नाम से जाना जाता है, कि उसके ऊपर एक मूवी बना दी गई। इतनी हुई तस्करी हो रही है कि उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई गई उसकी तस्करी को रोकने के लिए। तो इस सब चीजों से जानने से पहले हम जानते पहले उसका ज्योग्राफिकल रीजन कौन सा है, कहाँ पर वो क्षेत्र है जहां पर वो लाल चंदन मिलता है। तो वो मिलता है पूर्वी घाट पे। कल हमने पिछली वीडियो में देख लिया था पश्चिमी घाट के बारे में, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं जरूर बताना चाहूंगा उसमें। पश्चिमी घाट ये अपना भारत है, ठीक है। इधर वाला पश्चिमी घाट है, इधर की तरफ पूर्वी घाट है। ये है पूर्वी घाट भारत में और ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का ये नीचे वाला तट मालाबार तट, कन्नड़ तट, उसके बाद कोंकण तट और ये काठियावाड़ तट। इधर की तरफ अगर हम बात करें, ये इधर वाला पोर्शन, तो वो कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। उसके बारे में अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं क्या है ये जो पश्चिमी घाट, इधर की तरफ पूर्वी घाट, ये मिलते कहाँ हैं? ये एक दूसरे से मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं पढ़ी जाती हैं ये पश्चिमी घाट में, लेकिन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस जगह पे मिलते हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। कहाँ है ये 3 राज्यों में पाई जाती है। केरल में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, 3 राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। अभी क्या है इसके पीछे का रीजन कि यहाँ पे जो है चंदन के, लाल चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट। पूर्वी घाट को पढ़ने से पहले मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूँ, ये देखना जरा, इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं इधर की तरफ से, तो ये इस तरह से है। ये एक प्लेन है, पश्चिमी घाट का प्लेन, पश्चिमी घाट का प्लेन। उसके बाद ये पश्चिमी घाट एकदम बिल्कुल खड़ा ढाल, ये पश्चिमी घाट। फिर उसके बाद ये इस तरह से आएगा, ये पठार है, दक्कन का पठार। उसके बाद फिर ये आएगा आपका पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट के बाद फिर ये प्लेन शुरू हो जाएगा, पूर्वी घाट का प्लेन, ठीक है। तो ये है पश्चिमी घाट का प्लेन यानी कि मैदान, ये पश्चिमी घाट है। उसके बाद ये जो पठार आएगा ये दक्कन का पठार, उसके बाद ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के बाद फिर ये प्लेन आएगा यानी कि मैदान आएगा पूर्वी घाट का। उसके बाद फिर ये भारत की लास्ट बाउंड्री, यहाँ पे समुद्र फिर शुरू हो जाएगा। इधर की तरफ अगर हम बात करें तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर की तरफ बात करें तो अरब सागर है। पश्चिमी घाट में हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, पूर्वी घाट के बारे में अब जानते हैं। एक बलित पर्वत है, बलित पर्वत का निर्माण होता कैसे? फोल्डेड माउंटेन है। इससे पहले अगर हम बात करें फोल्डेड माउंटेन से पहले, तो यहाँ पे एक हमने सबसे पुराना, विश्व का, भारत का ही नहीं लगभग विश्व का भी सबसे पुराना बलित पर्वत है, और वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि जिसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। एक तो कैम्ब्रियन युग है, एक है प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग वो है जो कि जहां से पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ था, जहां से पृथ्वी बननी शुरू हुई थी, और कैम्ब्रियन युग था। कैम्ब्रियन युग कहा जाता है लगभग अप्रोक्स हम मान के चले तो 500 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। तो कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ पूर्वी घाट का एक बलित पर्वत है, छोटा है, अवशिष्ट पर्वत है, जैसे कि अरावली पर्वत है। ये विश्व का ही, भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत है। इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। कैम्ब्रियन युग में निर्माण होता है पूर्वी घाट का। कोडप्पा भूसन्नति में, इधर का वाला एरिया, ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया कोडप्पा में कहा जाता है। यहाँ कोडप्पा एक जगह भी है, तो कोडप्पा भूसन्नति में इसका निर्माण हुआ है। आगे अगर बात करें तो इसका ढाल असतत है, और ये असतत है और ढाल पूरब की ओर है। अगर हम बात करें तो भारत का इधर की तरफ ढाल जो है, नीचे प्रायद्वीपीय भारत का ढाल, ये पूरब की तरफ इधर की ओर। तभी ये सारी की सारी नदियां जो हैं
बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। असतत होने का रीजन क्या है? बहुत सारी नदियां यहां से निकलती हैं जिसकी वजह से ये असतत है। असतत का मतलब है पश्चिमी घाट तो पूरा एकदम कंटिन्यू, इधर की तरफ अगर हम बात करें तो ये शेषाद्री है पूरा, और इसके बाद ये फिर अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीचे कार्डमम हिल है, और सबसे नीचे फिर ये महेंद्रगिरी पर्वत है। तो ये, लेकिन ये सतत है, बिल्कुल सतत क्यों है इसके? क्योंकि यहां से निकलने वाली नदियां बिल्कुल एकदम बहुत तीव्र ढाल से बहती हैं और तुरंत ही जाके इधर अरब सागर में गिर जाती हैं। इसकी नदियां इधर की तरफ को जब नदियां बहती हैं तो ये एक तीव्र ढाल नहीं है, बहुत लंबी दूरी तय करती है और ये नदियां इसको काटना शुरू कर देती है। तो बीच बीच में ये कटा हुआ है, यानी कि सतत नहीं है, असतत है। तो बीच बीच में पहाड़ियां बनी हुई हैं, जैसे कि कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी निकल रही है यहां से। पोन्नेयार नदी है, ये पोन्नेयार नदी, अगर हम यहाँ पे लिखें पोन्नेयार नदी, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो ये वाली एक नदी और निकल रही है यहाँ पे, पालार नदी, ठीक है। ये पालार नदी है यहाँ पे, पालार नदी। यहीं पे अगर बात करें और ये इन दोनों के बीच से निकल के जा रही है तो ये पेन्नार नदी है, पेन्नार। ये पोन्नेयार है, ये पेन्नार नदी है, ठीक है। तो इन नदियों की वजह से ये कृष्णा नदी, फिर ऊपर की तरफ गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक के पास से त्रयंबकेश्वर, और कृष्णा नदी का महाबलेश्वर, और ये आंध्र प्रदेश में जाके अपना डेल्टा बनाती हैं। इतनी सारी नदियां ऊपर की तरफ से, फिर ये महानदी जो कि मैकाल रेंज से निकल के आ रही है, अमरकंटक से। तो महानदी, ये सारी इतनी सारी बड़ी मात्राओं में नदियां जब इसमें आके गिरती हैं इधर बंगाल की खाड़ी में, तो ये अपनी जगह बनाती हैं, और जगह बनाने की वजह से बीच में ये फिर कटा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये असतत है पश्चिमी घाट के कंपैरिजन में। पश्चिमी घाट का निर्माण हालांकि बहुत बाद में हुआ, इसका अरावली का सबसे पहले अगर देखा जाए प्री कैम्ब्रियन युग में, कैम्ब्रियन युग में फिर होता है ये पूर्वी घाट का, पूर्वी घाट के बाद फिर निर्माण होता है इधर की तरफ हिमालय का, हिमालय के साथ साथ फिर ये पश्चिमी घाट का निर्माण होता है। तो सबसे नवनिर्मित जो है ये अपना हिमालय है, हिमालय की भी शिवालिक वाली श्रेणी। अब ये जानते हैं पूर्वी घाट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। सेवरोय की पहाड़ियां ये तमिलनाडु में पाई जाएंगी, और उसके बाद फिर जाबड़ी की पहाड़ियां, और इन दोनों के बीच में पोन्नेयार नदी की वजह से ये असतत है, बीच में कटा हुआ है। उसके ऊपर चले तो ये नागरी की पहाड़ियां, फिर ये पालकोंडा पहाड़ियां है, ठीक है। नागरी की पहाड़ियां, ये पालकोंडा, और उसके ऊपर वैली खोंडा की पहाड़ियां हैं, और ऊपर है नल्ला मल्ला की पहाड़ियां, ठीक है। उसके बाद आके देखें तो इधर की तरफ एरामल्ला की पहाड़ियां हैं, और यहीं पे आगे इसके बाद फिर ये दो नदियां आ रही हैं, और इन नदियों की वजह से फिर इसके बाद पूरा एक प्लेन है। यहां पे कोई किसी तरह का पहाड़ियां नहीं है, ठीक है। ये पूरा एक प्लेन है। इन नदियों की वजह से ये मैदान बने हुए हैं, बीच में इसलिए गैप हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास एक पहाड़ी मिलती है जिंदगढ़ा, जिस पहाड़ी का नाम है जिंदगढ़ा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो ये जिंदगढ़ा पहाड़ी है, यानी कि ये सबसे ऊंची चोटी है। जिंदगढ़ा सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की, ऐसे सवाल पूछ ले जाएगा कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा यानी कि कौन सी है, और उसकी ऊंचाई है 1680 मीटर, ठीक है। कहां पे है ये? आंध्र प्रदेश में, गोदावरी नदी से थोड़ा सा ऊपर। इनके बीच में झील भी है, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीच में गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में एक झील है, कोलेरू झील, और उसके ऊपर अगर हम बात करें महानदी के थोड़े से दक्षिण में चिल्का झील, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। तो ये चिल्का झील है, और ये जिंदगढ़ा जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी है। उसके बाद फिर ये महेंद्रगिरी पर्वत आता है यहीं पे, और ये उड़ीसा में पड़ेगा महेंद्रगिरी पर्वत, और इसकी ऊंचाई भी हम चाहे तो लिख लेते हैं 1501 मीटर, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई है। मलयगिरी पर्वत है फिर इसके ऊपर, इनकी अगर हम बात करें तो ये मलयगिरी पर्वत है, ठीक है। महेंद्रगिरी के बाद मलयगिरी पर्वत, और उसके बाद फिर ये गड़जात की पहाड़ियां, और फिर इसके बाद ऊपर की तरफ राजमहल की पहाड़ियां और शुरू हो जाती हैं। तो ये जो इनके छोटा नागपुर का पठार वगैरह, तो इसके बाद ये खत्म हो जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इन सब चीजों को देखा जाए तो ये जो हमारे पास जाबड़ी की पहाड़ियां है यहां से, और ये पूरा का पूरा ये है हमारा आंध्र प्रदेश में, ऊपर तमिलनाडु में, और उसके बाद ऊपर को ये हमारा यहां तक, ये देखो जरा ये वाली स्ट्रक्चर, तो ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश में, उसके ऊपर वाला फिर ये उड़ीसा में।
कोरोमंडल तट का पहले नाम अगर देखें तो जब चोल शासकों का यहाँ पर राज्य था तो उन्होंने अपने चोल शासक के यानी कि साम्राज्य के नाम पे ही चोल मंडल तट इसका नाम रखा हुआ था। तो पहले कोरोमंडल तट का नाम चोल मंडल तट था। उसके बाद फिर जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने उसका नाम बदल के फिर कोरोमंडल तट यहाँ पे लिखा, यानी कि कोरोमंडल तट इसको कहा जाता है। तो कोरोमंडल तट कहां से कहां, ऐसा माना जाता है कि कृष्णा नदी के मुहाने से, और ये नीचे की तरफ जो कन्याकुमारी है, कृष्णा नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। और इसके ऊपर अगर हम बात करें महानदी के तट तक, इसके ऊपर और महानदी के तो उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, और महानदी से ऊपर फिर कहा जाता है जो कि उड़ीसा में मिलेगा, उत्कल प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये मैं आपको बताना वाला था। आगे अगर हम इसके बात करें तो ये एरामल्ला की पहाड़ियां, ये भी आंध्र प्रदेश में, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में जो पहाड़ियां मिलेगी आंध्र प्रदेश में मिलेगी। उसके बाद ऊपर फिर सबसे ऊंची चोटी भी आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम जिंदगढ़ा है। उसके बाद फिर ये महानदी का क्षेत्र बनेगा। महानदी की जितनी भी महानदी का डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा है ना, तो यहाँ पे पूरा एक मैदान मिलेगा। उसके बाद फिर पहाड़ियां कटी हुई मिलेंगी। तो ये ऐसा तत्व है। सर्वोच्च शिखर के बारे में हमने बात कर लिया। पश्चिमी घाट से पुराना है, यानी कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से पुराना है। पश्चिमी घाट बाद में बना, पूर्वी घाट पहले बना, लेकिन कम ऊंचा है। कम ऊंचाई होने की वजह यही है, नदियों की वजह से कटान इनका। ठीक है, आगे अगर इसके बारे में बात करें तो सर्वोच्च शिखर जिंदगढ़ा, इसके बारे में हमने बात कर ली, और 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूर्वी घाट का ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो जिंदगढ़ा, और वो कहां है, गोदावरी नदी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और आंध्र प्रदेश में जिंदगढ़ा यहाँ पे मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उस चंदन के वृक्ष के बारे में जो कि लाल चंदन, जिसकी इतने बड़े लेवल पे तस्करी की जाती है, यहां तक कि उसका इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है, लगभग अगर तुम देखो तो 1 टन का 30 से 40 लाख रुपए 1 टन का इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है। तो पुष्पराज मूवी में पूरा चंदन की ही तस्करी दिखाई गई है, किस तरह से वो लाल चंदन की तस्करी की जाती है। लाल चंदन की बात करें और वैसे दूसरे चंदन की अगर हम बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है। लाल चंदन का यूज ज्यादातर किया जाता है फर्नीचर, बहुत ही लग्जरी फर्नीचर बनाने में, और ये स्पिरिचुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक धर्म विशेष की अगर हम बात करें तो उसके लिए बहुत पवित्र माना जाता है। और अगर आगे देखें तो ये कॉस्मेटिक के सामानों में भी, सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी सामान है, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। और ये सुगंध रहित है, यानी कि इसमें स्मेल नहीं आती है, और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, रेड कलर का। बात करें तो इसको भारत का लाल सोना भी कहा जाता है। तो ये कहां मिलता है, ये शेषाचलम की ये जंगल है आंध्र प्रदेश में, और मेलागिरी की पहाड़ियां, मेलागिरी की पहाड़ियां जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में है। दोनों में मिला के कर्नाटक और तमिलनाडु में मेलागिरी की पहाड़ियां, और शेषाचलम के जंगल, या आप कह सकते हो वन जो है ये आंध्र प्रदेश में। तो इस वाले एरिया में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इधर वाले की बात करें तो इधर से जब भारत का मानसून उठता है बंगाल की खाड़ी से, तो इन पहाड़ियों से टकराने के बाद फिर यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में वर्षा होती है, और वर्षा होने की वजह से यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में है, जिससे यहाँ पे इस तरह के वृक्ष उग जाते हैं। और जो कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत लग्जरी आइटम्स बनाने में, लग्जरी फर्नीचर बनाने में इसका यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन में के सामान बनाने में इसका यूज किया जाता है, और मेडिसिन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। और स्पिरिचुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर हम देखें, धार्मिक दृष्टि से भी देखें, तो ये महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसकी कीमत इतनी है कि अगर हम देखें 100 ग्राम की कीमत अगर देखी जाए तो लगभग 500 रुपए ये तुम्हें मार्केट में मिलेगी। 100 ग्राम चंदन की कीमत। लाल चंदन की बात चल रही है यहाँ पे, स्मेल रहित होता है, यानी कि इसमें स्मेल नहीं होती है, और इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 100 ग्राम की कीमत इसकी लगभग 500 रुपए के पड़ती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट के इसके प्राइस की बात करें तो ये 1 टन की कीमत इसकी लगभग 30 से 40 लाख रुपए इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस होता है। तो इतने बड़े लेवल पे इसलिए इसकी तस्करी की जा रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बचाना उस जगह पे, क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। एक एंडेंजर
लिस्ट में इसका नाम आ चुका है। इसलिए इसके लिए बड़ी एक स्पेशल टास्क फोर्स लगाई गई है, इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है इसकी तस्करी को रोकने के लिए। बाकी आप मूवी में अच्छे से देख सकते हो। स्पेशल टास्क फोर्स का काम क्या है? चंदन की, स्पेशली उस चंदन की तस्करी को रोकना है। चाइना इसके पीछे बहुत ही अच्छे से पड़ा हुआ है, बहुत ही कि हमें ये कहीं से बस मिल जाए, कैसे भी ना कैसे करके इसका कुछ है ना। तो ये सब चीजें रोकने के लिए यहाँ पे फोर्सेस लगाई गई हैं और इसकी वजह से ही जैव विविधता जितने भी इतने ज्यादा मात्रा में इसका कटान हो रहा है यहाँ पे इस वाले एरिया में, ठीक है। तो जिससे कि पूरा पर्यावरण या आप कह सकते हो पूरा एकदम से डिसबैलेंस है। इस वजह से भी फिर इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को अंत तक भी जरूर देखना। अंत में ये बात बोल रहा हूं, हालांकि मुझे ये बात स्टार्टिंग में बोलनी थी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, वीडियो को जरूर शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।